नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। आज हम लोग सेशन में जो क्लास करेंगे वह क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से ही संबंधित, और इसमें राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वह किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से आयोग बने और उन आयोगों ने क्या क्या सिफारिशें दी, इन सभी चीज़ों से संबंधित आज की क्लासेस है। और जिन्होंने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है वे देख लें, क्योंकि बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके आते हैं सभी परीक्षाओं में, तो सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप जाने कि ये जो टॉपिक है यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है। सबसे पहले मन में आपका अगर सवाल उठता है तो वह आवश्यक भी है, क्योंकि सवाल उठनी चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन क्यों। जब हम ब्रिटिश उपनिवेश में थे तो ब्रिटिश ने तो आज़ादी दे दी थी, जिस प्रकार से उन्होंने भारत में शासन कर रहे थे उस प्रकार से वे आज़ाद कर दिए और वे लोग चले गए। तो हमें तो एक बना बनाया हुआ राज्य मिल गया था, परंतु फिर भी ये पुनर्गठन की जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्यों करना पड़ा राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, सबसे पहला बात है कि भारत 1947 में जो आज़ाद हुआ उस समय जो अभी वर्तमान में भारत की रूपरेखा आप देख रहे हैं, ये रूपरेखा उस समय नहीं थी। उस समय जो राज्य थे कई श्रेणियों में बटे हुए थे, खास करके 4 श्रेणी इनमें से मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज फिर से रिटेक लूँगा उसका और वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस होगी। तो हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश ने ये कन्फर्म कर दिया हम लोगों को कि अब 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाएगी और हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या उस दौरान आपके मन में एक सवाल उठता होगा या नहीं उठता होगा, ये अलग बात है। क्या उस दौरान सिर्फ ब्रिटिश के ही उपनिवेश भारत में थे? अगर आप इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से पता होगा कि सिर्फ ब्रिटिश के ही उपनिवेश नहीं थे, बल्कि फ्रांसीसी और पुर्तगाल भी यहाँ पे अपने उपनिवेश बनाए हुए थे और वे भी यहाँ पे थे। देशी रियासतें थी, देशी रियासतें अपने अनुसार शासन करने के लिए थे और उनकी जो विदेश मामले हैं, सैन्य मामले हैं, वे हालांकि ब्रिटिश जो क्राउन है वो देखती थी, परंतु बाकी के जो आंतरिक मामले हैं उन मामलों को वे स्वयं देखते थे। वहाँ के नवाब हो चाहे राजवाड़े हो, वे लोग देखते थे। इस प्रकार से कई देशी रियासतें थे और भारत कई प्रांतों में बटे हुए थे। तो सबसे पहले जब आज़ादी मिली हमें सन 1947 में, तब की स्थिति क्या थी? जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार अगर आप राज्यों को देखेंगे तो राज्यों में एक आपका आ जाता है पहला वैसे राज्य जो ब्रिटिश प्रांत में थे, जो ब्रिटिश प्रांत में थे, ब्रिटिश प्रांत के जो राज्य थे वे राज्य। दूसरे प्रकार के राज्य कौन से थे? तो दूसरे प्रकार के जो राज्य थे वे थे आपके देशी रियासत, देशी रियासत थे। सबके साथ क्या क्या समस्याएं थी वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और तीसरे प्रकार के जो राज्य थे उस समय, तत्कालीन समय में, सन 1947 के समय की बात कर रहा हूँ, तीसरे प्रकार के जो शासन थे, यानी कि जो तीसरे प्रकार के राज्य थे, वे अन्य देशों के नियंत्रण में थे। किसी अन्य देश के, अन्य देश का उपनिवेश, ये थे अन्य देशों के नियंत्रण में। अब यहाँ पर बात होती है दो प्रकार की। जो ब्रिटिश भारत में थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत में जो थे, उनके पास ब्रिटिश ने बहुत ही बढ़िया उन्हें रास्ता दिखाया उन प्रांतों को कि जिन्हें या तो आप भारत में शामिल हो जाए
या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जहां भी आपकी सुविधा अनुसार आप शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपका जो है स्वागत है। इस दौरान क्या था, कई प्रांत थे और कई कमिश्नरियों में बटा हुआ था ब्रिटिश भारत। उसमें से जहां तक 9 प्रांत है वह भारत में शामिल हो गए और बाकी के पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से ब्रिटिश प्रांत जो थे वह एक प्रकार का, हमारे जो 9 प्रांत हैं वह तो कंप्लीटली हमारे ब्रिटिश भारतीय कहे जाते हैं, और ये 9 प्रांत जो है ये आपके आगे हमारे ब्रिटिश भारत के अधीन, यानी कि भारत में आ गए, और जो बाकी के थे वे पाकिस्तान में चले गए। देशी रियासतों के साथ बड़ा ही मामला थोड़ा सा पेचीदा हुआ। इन्हें पहले कहा गया या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो आप अपना संविधान बनाकर स्वतंत्र रूप से निवास करें, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना संविधान और अपनी शासन पद्धति के साथ रहे। ये था देशी रियासतों का फंडा। अब इस प्रकार से क्या होता है कि जो देशी रियासतें थे वे भी कन्फ्यूज थे कि हमें कहाँ सुविधा मिलेगी, भारत में सुविधा मिलेगी या पाकिस्तान में सुविधा मिलेगी या स्वतंत्र रहने में। कई तो ऐसे थे जो स्वतंत्र रहने को ज़्यादा जोर दे रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई ऐसे थे जो चाह रहे थे कि भारत में विलय हो जाए मेरा तो मेरे लिए अच्छा हो, और कई ऐसे थे जो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। तो उन्हें ये चीज़ आपका ऑप्शन तीनों उनके साथ था। जो अन्य देशों के नियंत्रण में थे, यहाँ पर खास करके 2 देशों की, पुर्तगाल और फ्रांस। कई ऐसे प्रोविनेंस थे जो या तो पुर्तगाल के अधीन थे या तो फ्रांस के अधीन थे। अब भारत के साथ समस्या क्या थी कि एक गणराज्य, एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अगर भारत को बनना था तो सभी को एकीकरण करना आवश्यक था। यहाँ पर आपको अगर देखेंगे भारतीय इतिहास, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राज्यों का विलय किस प्रकार से किया गया तो वो आपको क्लियर से समझ में आएगी। परंतु यहाँ पे मैं ऐतिहासिक घटनाओं की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका राज्यों की पुनर्गठन और उनकी समितियों से। तो इस प्रकार से भारत बटा हुआ था, और इसी आधार पर जिस समय सन 1948 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ, इसे मिटाता हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि कैसे स्थिति थी। सन 1948 में, यानी कि आज़ादी के, या आज़ादी मान के चले, आज़ादी के समय, आज़ादी के समय भारत में 4 कैटेगरी के राज्य थे। इसे हम ए बी सी के अधीन रखते हैं, ए बी सी और डी। ये 4 कैटेगरी के राज्य कौन कौन थे? तो जो भाग 1 में थे उसमें वैसे प्रांत थे जो ब्रिटिश भारत के द्वारा डायरेक्ट भारत में आए, यानी कि वैसे प्रांत जो स्वतः भारत को मिल गए। यानी कि जब आज़ाद हुआ भारत तो यह अपने आप भारत में मिल गई, क्योंकि यह पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अधीन में था। दूसरे प्रकार के राज्य वे थे जो देशी रियासत थे, यानी कि जिनका अपना विधानमंडल था। वैसी देशी रियासत जिनका अपना
विधानमंडल था, वैसी देसी रियासतें जिनका विधानमंडल था। वे भी भारत में मिले। इनके भी विधानमंडल थे, ये जो प्रांत स्वतः मिले उनके भी विधानमंडल थे। और सी श्रेणी में, यानी कि जो तीसरे प्रकार के श्रेणी थे, उस श्रेणी में वैसे देशी रियासत थे जो केंद्रीयकृत प्रशासन के अधीन चलते थे, यानी कि वैसी देशी रियासत जो केंद्रीय प्रशासन से थे, यानी कि इनके पास अपना विधानमंडल नहीं था। तो चौथे प्रकार के राज्य किसे माना जाएगा? तो चौथे प्रकार के राज्य में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह थे। कौन थे? अंडमान और बाद में अर्जित जो राज्य आए वे राज्य आए। इस प्रकार से हमारे पास 4 कैटेगरी में राज्य थे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये 4 प्रकार के जो राज्य थे, इनकी अपनी अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि थी और अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं थी, क्योंकि भारत जैसा कि आप जानते हैं विविधताओं में एकता का देश है और यहाँ अनेक भाषी और अनेक जो समुदाय हैं वे निवास करते हैं। और भारत में सबसे पहले ये जो राज्य थे, इस प्रकार से अगर सभी राज्यों को मिलाया जाए तो कुल आपके 29 राज्य उस समय, यानी कि 29 के आसपास राज्य बन के खड़े हो रहे थे, जो कि उस दौरान बहुत बड़ी संख्या भी थी। और इस आधार पे कि यही 29 राज्य रह जाए तो थोड़ा टिपिकल भी थी, क्योंकि इससे प्रशासनिक जो है दृष्टि से वह उचित भी नहीं था। इन्हीं सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक सूत्र में, यानी कि संपूर्ण इसे भारत में मिलाने के लिए हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन के लिए आयोग बनी और राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। देखते हैं चलिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या क्या हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, उसका मूल ध्येय था कि जो राज्य हैं उन राज्यों का किस प्रकार से एकीकरण किया जाए। और इस दौरान सबसे प्रबल जो विरोध था और सबसे प्रबल जो विरोधी के रूप में थे, वह था, सबसे ज़्यादा जो मांग उठ रहा था वह था भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण। कहा जा रहा था कि जो भी राज्य का निर्माण होगा वह भाषा को आधार बनाकर, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण हो। प्रबल विरोध, प्रबल इसका कहा जा सकता है कि विरोधाभास पूरे भारत में बहुत तरह के राज्य बनने लगे, जो अपने अपने मलयालम वाले मलयालम भाषा के राज्य चाहिए, तेलुगु वाले तेलुगु भाषा के राज्य चाहिए, मराठी मराठियन राज्य चाहिए। इस प्रकार से कई तरह के जो है आंदोलन होने लगे और सभी लोग अपने अपने इच्छाओं के अनुसार राज्य की जो परिकल्पना है उसे गढ़ने लगे। इन्हें शांत करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है कंसेप्ट लाया गया
और इसके लिए कई समितियां भी काम की गई। तो सबसे पहली जो समिति आती है उसे हम लोग कहते हैं दर आयोग यानी कि दर कमीशन। सबसे पहली समिति जो है दर आयोग या इसे हम लोग कहते हैं दर कमीशन। ये जो दर कमीशन थे, क्योंकि इस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मांग बहुत जोर शोर से चलने लगा था। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि इसे कैसे निपटा जाए। तो इसी निपटने के लिए इन्होंने 27 नवंबर 1947 को, डेट याद रखेंगे, 27 नवंबर 1947 में 27 नवंबर 1947 के हुई एक रिटायर्ड जज थे न्यायमूर्ति एस.के. दर, इनका फुल नाम दर आयोग का एस.के. दर, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा दी और यह कमीशन का काम था कि भाषाई आधार पर यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोविजंस के आधार पर किस प्रकार से राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दर साहब ने सर्वेक्षण किया और दर साहब के सर्वेक्षण पर उन्होंने एक निष्कर्ष में पहुंचा और उन्होंने अपनी सिफारिश जो है सौंप दी सरकार को। और इस सिफारिश में उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने काट दिया, कहा कि नहीं, तो किस आधार पर होना चाहिए? इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। आग लगी हुई थी, आग तो लगी हुई ही थी और धधक गई। इस दौरान आग जो लगी हुई थी वह आग और भड़क गई और आग भड़कने के पश्चात सन 1948 में, 1947 के बाद सन 1948 में दूसरे एक आयोग का गठन होता है। उस आयोग का नाम है JBP समिति। इसका नाम है JBP समिति। JBP कमेटी इसको कहा जाता है। चूंकि दर आयोग जो है वह भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्माण था उनका विरोध कर दिए थे। अब क्या हुआ था कि यह आंदोलन जो था बहुत तीव्र हो गया था। तो इस दौरान सन 1948 में, 1948 में जो JBP समिति का गठन हुआ। इसमें JBP में कौन कौन थे? तो J से जवाहरलाल नेहरू, B से वल्लभ भाई पटेल और C से पट्टाभी सीतारामैया। इन्हीं तीनों के नाम को कॉमन कर दिया गया है JBP समिति। और इन तीनों को कहा गया कि आप एक सर्वेक्षण करें और फिर से देखें कि ये मुद्दा कहाँ तक जा रहा है और आप कैसे इसको जो है समाधान कर पाते हैं और किस आधार पर होगा।
इन्होंने तत्कालीन समय को जो देखा, इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अव्यावहारिक है। इन्होंने भी सिफारिश में क्या दिया, भाषाई आधार को गलत साबित किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने सिफारिश जो है अप्रैल 1949 में जो संविधान सभा थे, यानी कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब 2 समितियां बनी, दोनों समितियों ने नकार दिया। अब भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन इसी दौरान और जोर पे पकड़ी और 56 दिनों के जो हड़ताल थे, 56 दिनों के, इस दौरान एक कांग्रेसी नेता थे जिसका नाम था रामल्लू, पोट्टाभी रामल्लू। इन्होंने सरकार के विरोध किया और अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत सरकार को भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो 56 दिनों का जो आमरण अनशन कर दिया था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी? रामल्लू की। कितने दिनों के? तो 56 दिनों के आमरण अनशन के दौरान आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और इससे सरकार पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और सरकार ने ये सोच लिया कि नहीं, ऐसे में कैसे होगा, और उनकी बात को मानी गई और सबसे पहला जो भारत का तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग किया गया और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यानी कि भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना वह तेलुगु भाषा का जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके पश्चात मद्रास प्रांत में जो बचे हुए क्षेत्र थे उसमें तमिल राज्य के रूप में रखा गया और सन 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में इसे तमिलनाडु कर दिया। इसे तमिलनाडु के रूप में डेवलप किया गया। अब एक और कमीशन आती है जिसको हम लोग कहते हैं फजल अली। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरे लोग भी उस पर कूद पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश चूंकि बन चुका था, अब भाषाई आधार पर जो है नए राज्यों का उदय किस प्रकार से हो, यह बातें चलने लगी थी। और इसी दौरान क्या किया गया, फजल अली आयोग फजल अली आयोग की घोषणा की गई। यह फजल अली आयोग अक्टूबर 1953 में जब नए राज्य आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया, इसके पश्चात पुनः भाषाई राज्य पुनर्गठन की मांग जो अधिक हो गई, उसे देखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में, कब, तो दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन कर दिया गया और फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें फजल अली के साथ में 2 और लोगों को शामिल किया गया जिनका नाम था के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू।
कुंजरू, यानी कि 3 सदस्यीय ये भी फजल अली आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग देखेंगे फजल अली आयोग की सिफारिशें। फजल अली आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की, इसको देखेंगे। इन्होंने अपनी सर्वेक्षण प्रारंभ की और अपनी सिफारिशें दी। क्या क्या सिफारिशें दी, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि पहली बात कही गई कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को प्रमुखता दी जाए। इन्होंने कहा एकता और आंतरिक सुरक्षा पहला बात। पहले बोला कि उन्होंने कि कोई भी राज्य का पुनर्गठन हो तो सबसे पहले एकता और आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, इसकी प्राथमिकता हो। दूसरा का बात बोला कि भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्यों की जो गठन है इसमें भाषा को मुख्य आधार कह दिया कि भाषा का मुख्य आधार होना चाहिए। इस प्रकार कहा गया कि संस्कृति की एकरूपता को भी साथ में, भाषा के साथ में सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक राज्य एक भाषा का फार्मूला को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। एक ही भाषा वाले लोग एक राज्य में रहेंगे, इस प्रकार के फार्मूला को उन्होंने नहीं माना। कहा हाँ, भाषा का आधार पर हो, परंतु वहाँ पर अगर एक कल्चर मिल रहा है दूसरे कल्चर से तो वह भी एक आधार माना जाएगा। इसके साथ साथ में कहा गया कि प्रशासनिक, वित्तीय और योजनाओं प्रशासनिक, वित्तीय और जो योजनाएं हैं उनका भी क्रियान्वयन आसानी से हो पाए, इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी सिफारिश दी और इसी आधार पर फजल अली आयोग के अनुशंसा के आधार पर 16 नए राज्यों का निर्माण किया गया और 3 नए संघ शासित क्षेत्र का निर्माण हुआ। इसका रिजल्ट आया और इसी रिजल्ट के तहत 16 नए राज्यों का निर्माण हुआ। भारत में 16 नए राज्य बने और 3 नए संघ शासित क्षेत्र बने। सोलह नए राज्य और 3 नए संघ शासित क्षेत्र बने। सरकार ने क्या कहा कि 1956 में जो अनुशंसा आया उसमें कुछ परिवर्तन किए और 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 नए संघ शासित क्षेत्र का उन्होंने निर्माण किया। कुल मिला के 14 और 6 नए संघ शासित, कुछ सुधार करने के बाद इसमें 14 जो नए राज्य बने वे कौन कौन से बने ये आप जान लें। असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश बने वे थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पूरे कंप्लीट अंडमान निकोबार, लंका द्वीप, मिनिकॉय और एक थे अमीनी द्वीप, उस समय जो द्वीप समूह थे वे सारी चीज़ों का। इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन जो है वह हुआ। इसके पश्चात भी आंध्र प्रदेश में फिर से ये हुआ तेलंगाना को लेके, और फिर से एक विधेयक पारित किया गया जिसको आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक कहते हैं, जो कि 2014 में पारित हुआ। इसके पहले 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुए। इस प्रकार से समय समय पर जैसी जैसी मांगे रही वैसे वैसे पुनर्गठन आयोग का कल्पना की गई और नए राज्यों का निर्माण किया गया। तो ये थे आपके मुख्य रूप से राज्यों से संबंधित जो कमेटियां थी और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो बातें थी। चलिए आज हम लोग जो ये क्लास नंबर 9 है, और आप लोग इसके पहले क्लास नंबर 8 को जरूर देख लें, क्योंकि ताकि आपको जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक उसमें समझाया गया है और वो आपको आसानी से इसका लिंकअप है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।